नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज का यह 10वां वीडियो है। 9 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जो मेरे नए साथी हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि 9 वीडियो आप देख लीजिए और उन 9 वीडियो के पीडीएफ आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन के ब्लॉग से प्राप्त हो जाएंगे और शिक्षा ओशन की ब्लॉग की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों, जो नए साथी हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वह सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का यूट्यूब चैनल यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं, उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता है। इसीलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग शिक्षा ओशन के पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम चैनल की भी आपको हमारी लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाके हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। साथियों, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आप सभी को हमारे इस वीडियो से प्राप्त होगी, तो आप सभी लोग उस लिंक पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और साथियों, आप सभी लोग शाम को 6 बजे आप समय से ऑनलाइन आ जाइए कीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 181 यानी 180 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 181वां क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं और आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। प्रश्न क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि महिला संरक्षण अधिनियम बनाया गया है घरेलू हिंसा से, क्योंकि भारत में अधिकांश मात्रा में यह देखा गया है कि महिलाएं जो घरेलू हिंसा है उसका शिकार होती है। घरेलू हिंसा का मतलब कि घर के अंदर जो महिलाओं के ऊपर कथित अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों से पीड़ित रहती है महिलाएं। तो यह अत्याचार महिलाओं के ऊपर न हो, घरेलू हिंसा उनके ऊपर न हो, इस वजह से भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, जिस कानून का नाम है महिला संरक्षण अधिनियम। याद रहे दोस्तों कि यह भारतीय संसद द्वारा बना हुआ कानून है, जिसमें महिलाओं को कुछ आपके विशेषताएं दी गई हैं, सुरक्षा कवच दिया गया है, जिसके तहत वो महिला घरेलू हिंसा से बच सकती हैं। तो हमसे प्रश्न यही पूछा गया है कि महिला संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में आने की संभावना इसकी अच्छी खासी है। तो अगर आप सभी में से किसी को इसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन है 2003, 2005, 2007 और 2009। कौन से वर्ष यह महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 121 का राइट आंसर है 2005। 2005 में आपका महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि महिला संरक्षण अधिनियम जो है, ये पूरा जो कानून है, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। यानी इसके संबंधित जितनी भी शिकायतें और निपटारा होगा, यह सभी पूर्ण रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन होगा। और साथियों, 2005 में यह कानून बना था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे वर्ष 2006 में लागू किया था। तो लागू तारीख भी आप याद रखिएगा। लागू का जो वर्ष है वह है 2006, जबकि पारित होने का वर्ष है 2005। और आपके इसका जो अंतर्गत आने वाला जो मंत्रालय है वह है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है साथियों, प्रश्न क्रमांक 181 का राइट आंसर हो गया 2005। चले साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 182 पर। प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई। प्रशासनिक प्राधिकरण यानी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से संबंधित जो प्राधिकरण होते हैं, अथॉरिटी होती है,
उन अथॉरिटियों का गठन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना भारतीय संविधान में की गई थी या भारत के प्रशासन में की गई थी? बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन का आंसर संशोधन के रूप में बताऊंगा। आप मुझे उस संशोधन का ईयर बताइएगा कि वह संशोधन का ईयर कौन सा है। ठीक है, तो मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 182 का राइट आंसर प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना भारतीय संविधान संशोधन 42वें के तहत की गई थी। ठीक है, यानी आपके 182 का राइट आंसर है 42वां। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, मुझे आप सबके कमेंट्स की रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। आप तुरंत कमेंट्स में मुझे रिप्लाई दीजिए, इस उत्तर का मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए कि 42वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था। ठीक साथियों, चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 183, भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? यानी जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ, तो भारतीय संविधान सभा जो है, ठीक है, उस भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, यानी एक स्ट्रक्चर बनाया, एक मसौदा बनाया, एक प्रारूप बनाया। ठीक है, यानी भारतीय संविधान किस रूप में होगा। जैसे कि हम एक मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं कि हम किस किस रूप में उस घर का निर्माण करेंगे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी प्लानिंग को हम बनाते हैं और प्लानिंग को लिखते हैं कि हम इस काम को कैसे कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों ने भी संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान का एक मसौदा बनाया। अब जब मसौदा बन गया तो अब उस मसौदे की जांच करना, ठीक है, उस पूरे मसौदे की जांच करनी है कि वह कैसा है। ठीक है, तो अब उस मसौदे की जांच करने के लिए संविधान सभा में आपके एक विशेष समिति का गठन किया गया। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण अलग अलग कमेटियों के गठन के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो अब इस मसौदे की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उस विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल या सरदार बलवंत सिंह? तो आपके अनुसार क्या लगता है मेरे साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा? उस विशेष समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आप मुझे बताइए, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके लिए मैं 10 सेकंड का समय आप लोगों को देता हूं। जिन लोगों ने उत्तर दे दिया है वे इस क्लास को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया हो, और शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो। बाकी आप दूसरे स्टूडेंट उत्तर दीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे साथियों, चलो, अगर आपने प्रश्न क्रमांक 183 का सही उत्तर यानी उस समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का चुनाव किया है तो यह ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर आप में से अगर आप सरदार पटेल का चुनाव करेंगे तो ये भी गलत है, जबकि सरदार बलवंत सिंह का अगर आप बात करेंगे तो ये भी गलत है, जबकि राइट आंसर बी वाला है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, किंतु जांच करने की जो समिति थी उस समिति के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, जो कि एक विशेष समिति थी। ठीक है, उस मसौदे की जांच करने के लिए गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। ठीक है साथियों, और सर अल्लादी कृष्णस्वामी एक संविधान सभा के सदस्य भी थे। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 184 मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 184 को पढ़ने से पहले, ठीक है, इस प्रश्न में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, उस टाइपिंग मिस्टेक को मैं सुधार दूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए गलतियां कम से कम हो, किंतु फिर भी
कहीं ना कहीं गलती रह जाती हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अब आगे से ऐसी गलतियां ना हो, ठीक है। एक थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है, उस टाइपिंग मिस्टेक को मैं सुधार देता हूं। जो कि 184 का जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें जो अनुच्छेद 24 है, एक्चुअली इसको आप अनुच्छेद 34 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? अनुच्छेद 34, ठीक है। 24 ना पढ़ के अपन इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 34, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 184 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में एकमात्र गलत छांटिए। हमसे क्या कहा जा रहा है कि 4 कमेंट है, उन चारों में से कौन सा गलत है, बाकी 3 सही हैं। ए वाला ऑप्शन, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, ठीक है। केशवानंद भारती जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। बिल्कुल मेरे साथियों, आपका यह कथन बिल्कुल सही है कि केशवानंद भारती बनाम जो केस था, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। अतः आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, ठीक है। फिर उसके पश्चात बी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 34 जो है, यह सेना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में सैनिक बल या अर्धसैनिक बल मौजूद हो, वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और वहाँ पर आर्मी का कानून लग सकता है। यानी मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सेना का कानून, जो कि आपके अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से दूसरा जो कथन है, यह दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं तीसरे पर। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श, भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी पूर्ववर्ती जो यूएसएसआर है, संविधान से लिया गया। न्याय का आदर्श का मतलब कि जो न्याय है, ठीक है, वह सर्वोच्च है, ठीक है। तो इसका जो स्वरूप है, यह कहाँ से लिया गया? तो यह स्वरूप लिया गया है रूस से, ठीक है। रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब अगर हम डी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 184 के डी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मेरे साथियों, आप जरा डी वाले जो ऑप्शन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको समझिए। क्या कहा जा रहा है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मेरे साथियों, अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो चुका था, जबकि अंतिम जो सत्र था वह आयोजित किया गया था 24 जनवरी को। कब किया गया था? 24 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को आयोजित नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो डी वाला है, यह कथन आपका गलत है और हमें छांटना क्या था? एक गलत कथन छांटना था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 184 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है मेरे साथियों। चले जी मेरे मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? ठीक है, किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों की सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम सुरक्षा पारित किया गया था? यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ जाती हैं, या किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर मार दिया जाता है, ठीक है। तो इस अपराध के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम बनाया गया, ठीक है। और यह नागरिक अधिकार अधिनियम सुरक्षा देता है। किसको सुरक्षा देता है? मानव को सुरक्षा देता है। किसके खिलाफ? जाति और धर्म के होने वाले अपराध के खिलाफ। तो यह कब पारित किया गया था, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1950, 1954, 1955 या 1958। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे साथियों कि यह कब पारित हुआ? तो मेरे दोस्तों, टू द पॉइंट आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, हमसे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट की डिमांड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला 1955, ठीक है। तो नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है, पारित किया गया था 1955 को, ठीक है मेरे साथियों। 1955 इसका बिल्कुल सही उत्तर है,
चले जी दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 186, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन यानी अधिकतम उसका कार्यकाल राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम कार्यकाल से अधिक होता है। ठीक है, यानी अधिकतम उसका टाइम पीरियड कितना होगा अध्यादेश का। अध्यादेश तो आप समझ गए ना, आर्टिकल 1, 2, 3। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जब संसद सत्र में नहीं होती हैं तब भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। उसी तहत आपके जब राज्य में विधानसभा सत्र में नहीं होती तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और यह अध्यादेश पूर्ण रूप से कानून की तरह ही कार्य करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि अध्यादेश आपका परमानेंट नहीं होता है जबकि कानून परमानेंट होता है। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन मतलब कि उसका टाइम पीरियड राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक होता है। फिर दूसरा कहा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मेरे साथियों, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल जब दोनों अध्यादेश जारी करते हैं तो दोनों ही अध्यादेशों का कार्यकाल जो होता है अधिकतम वह 6 माह का होता है। यानी आपके अधिकतम और न्यूनतम का कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है कि राज्यपाल का अधिक होगा या राष्ट्रपति का कम होगा या राष्ट्रपति का अधिक होगा या राज्यपाल का कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहला जो कथन हमारे सामने है यह कथन गलत है। अब बात करेंगे हम दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। मेरे साथियों, अगर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की बात कर रहे हैं यानी वहां पर आपके विधानसभा नहीं है, तो मेरे साथियों जब विधानसभा नहीं है तो वहां पर अध्यादेश का कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रशासकों के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है या नहीं है इसका कोई लेना देना यहां पर नहीं है। तो दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया था कि सही कथन ढूंढना है, तो न तो आपका एक सही है, नहीं आपका 2 सही है, नहीं दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, जबकि उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 186 का जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा, वह होगा आपका डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे साथियों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 187, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देने के लिए हमसे कहा जा रहा है प्रश्न पे निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। हमसे क्या कहा जा रहा है फर्स्ट कमेंट में कि राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मेरे साथियों ये दोनों ही कथन गलत जाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है। और हमसे पहला कथन क्या कह रहा है कि ये तो हर 6 वर्ष में विघटित हो जाएगी, तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। 6 वर्ष तो उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। उसके पश्चात विधान परिषद भी आपकी राज्यसभा की भांति ही होती हैं। विधान परिषद भी कभी भी विघटित नहीं होती हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो दूसरा कथन भी आपका गलत है और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल 1 गलत, 2 गलत और 1 और 2 भी गलत, जबकि इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर? आगे बात समझ में साथियों? चलिए जी अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करो, इस क्लास को शेयर करो जिन लोगों ने नहीं किया है, और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की मेगा सीरीज शाम को 6 बजे चल रही है, तो तथा भारतीय भूगोल की मेगा सीरीज सुबह 11 बजे चल रही है। यानी शिक्षा ऑप्शन पर अभी 2 क्लासेस चल रही हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। 11 बजे की कक्षा में भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को शुरू करे हैं, जिसमें भारत के भूगोल को 90% हम एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग 11 बजे की क्लास भी जरूर लीजिएगा और शाम को 6 बजे की क्लास भी जरूर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास के साथ आप क्लास को लाइक और शेयर तथा शिक्षा ऑप्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।
चले मेरे साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 188 पर। भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जो भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो अधिकतम संख्या है वह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, यानी वो कौन सा आपका हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट आपके अधिकांश रूप में राज्यों का भी हाई कोर्ट है और केंद्र शासित प्रदेशों का भी हाई कोर्ट है। ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अब इसमें से सही उत्तर होगा मेरे साथियों किसका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, क्योंकि गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है यह 7 राज्यों का उच्च न्यायालय है। कितने राज्य? 7 राज्यों का उच्च न्यायालय है, जिसमें से असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यानी आपके जो 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स का एक ही आपका हाई कोर्ट है और वह हाई कोर्ट आपका स्थित है असम के गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय 7 राज्यों का हाई कोर्ट है, जिसमें से आपको मैं एक बार पुनः फिर से उन 7 का नाम आपके सामने लेता हूं, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और हो सके तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, मणिपुर का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, मेघालय का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, नागालैंड का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, त्रिपुरा का हाई कोर्ट गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट गुवाहाटी और मिजोरम का हाई कोर्ट भी गुवाहाटी में है। तो इन 7 राज्यों का हाई कोर्ट आपका एक जगह है और वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है साथियों, चले मेरे मित्रों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 189। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रेट जारी की है। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने निचली जो अदालत है को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रेट जारी की है। यानी हर एक न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो अब होता यह है कि हाई कोर्ट के नीचे की जितनी भी न्यायालय हैं उनका भी अपना अपना क्षेत्राधिकार है, यानी अपने क्षेत्र में रहकर वह कार्य कर सकती हैं, अपने क्षेत्र में रहकर वह अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। किंतु अगर कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर कार्य करने लगती हैं, तब हाई कोर्ट एक आदेश जारी करती हैं। आदेश का मतलब रीट जारी करती हैं और उस रीट के माध्यम से वह यह कहती हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस मत करो, अपनी जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को क्रॉस मत कीजिए, आपके पास जितना अधिकार है उसी अधिकार का प्रयोग कीजिए। तो हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि यह कौन सी रीट है जिसमें यह कथन हाई कोर्ट अपने निचली कोर्ट को कहता है। ठीक है, ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख, निषेधाज्ञा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, अधिकार को रोकना यानी निषेध करना, तो प्रश्न क्रमांक 189 का सही उत्तर हो जाएगा निषेधाज्ञा रीट। ठीक है, जो कि जारी की जा रही आपके हाई कोर्ट के द्वारा, और ये सारी रीटें आती हैं किसके अंतर्गत? आपके आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक अधिकार के आर्टिकल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रीट आती है। ठीक है साथियों, चलिए मेरे मित्रों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 190 पर। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का इंतजार कर रहा है। ठीक है, प्रश्न है आर्थिक योजना किस सूची में आती हैं? प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? आर्थिक योजना किस सूची में आती है? अब आर्थिक योजना होती क्या है, जरा आप पहले उसको सुनिएगा। योजना का मतलब तो प्लानिंग हो गई। तो आर्थिक रूप के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी या आर्थिक क्षेत्र के लिए जितनी भी योजनाएं होगी, चाहे वो कृषि को लेकर हो, चाहे वो व्यवसाय को लेकर हो, चाहे वह आपके जो मध्यम व्यवसाय हो या लघु उद्योग हो या दीर्घ उद्योग हो, ठीक है, शेयर मार्केट हो या किसी भी प्रकार से जो आपके आर्थिक रूप से जहां से आपको धन प्राप्त हो, टैक्स प्राप्त हो, ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं, वहां पर अगर जो भी प्लानिंग बनती है, जो भी योजना बनती है, उस योजना को कहा जाता है आर्थिक योजना।
ठीक है। तो अब आर्थिक योजना किस सूची के अंतर्गत आती हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि आपके भारत में कानून बनाने के लिए भी श्रेणियां हैं, यानी 3 प्रकार के शेड्यूल होते, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जिसके बारे में वर्णन पहले भी कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है समवर्ती सूची और तीसरी होती है राज्य सूची। केंद्र सूची किसे कहते हैं? केंद्र सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र सूची में जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषयों के ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाती हैं, उसमें राज्य नहीं बना सकती हैं। राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उन राज्य सूची पे जो विषय होते हैं उन सभी विषय पर कानून सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य बनाते हैं, केंद्र नहीं बनाती हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं उन समवर्ती सूची पर विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न उठता है कि जो आर्थिक योजना है, यह आर्थिक योजना किस सूची के अंतर्गत आएगी? केंद्र सूची के अंतर्गत आएगी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगी, राज्य सूची के अंतर्गत आएगी, या इनमें से कोई नहीं है, किसी के भी अंतर्गत नहीं आएगी? तो मेरे साथियों, आपको क्या लगता है कि यह जो आर्थिक योजना है यह किसके अंतर्गत आ सकती है? तो आप मुझे बताइए कि यह किसके अंतर्गत आएगी। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो यह होगी समवर्ती सूची। ठीक है, यानी आर्थिक योजना के ऊपर कानून या योजना का निर्माण आपका केंद्र भी करता है, ठीक है, और राज्य भी करता है। और ये आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि योजनाएं केंद्र की भी होती हैं और राज्य की योजनाएं भी होती हैं। केंद्र और राज्य की योजनाओं में अंतर यह होता है कि केंद्र की जो योजना होती है वो पूरे भारत में लागू होती हैं और राज्य की योजना जिस राज्य के द्वारा बनी है उस राज्य के क्षेत्र में लागू होती हैं। यह अंतर होता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 190 का राइट आंसर हो गया बी वाला समवर्ती सूची। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पूर्व जिन साथियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनेगा और लाइक आप लोगों को करना है और शेयर भी इस वीडियो को करना है। आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए आप जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलने से पहले हाँ एक बात और मेरे साथियों कि हमारी 11 बजे भारत के भूगोल की मेगा सीरीज की क्लास रहती है, तो आप रोज़ सुबह 11 बजे क्लास लीजिए भारत के भूगोल की, जिसमें हम भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और मेरे साथियों, अगर आप उस मेगा सीरीज को ले लेते हैं तो आपके 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये कोई कम नहीं होता है, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। 200 क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने 90% सिलेबस को कवर कर रहे हो यार। आप क्लास जरूर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो क्लास। ठीक है, तो ज़रूर आप 11 बजे की क्लास लीजिए और शाम को 6 बजे की क्लास भी आप ज़रूर लीजिएगा। चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 191 पर। निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए? ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन यह निर्णय करेगा कि राज्य में आपके विधान परिषद होनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में जो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में एक विधानसभा होती है तो एक होती है विधान परिषद। जो विधानसभा होती है यह होता है निम्न सदन और जो विधान परिषद होती है होता है उच्च सदन। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि हर राज्य में विधानसभा तो होती है किंतु विधान परिषद जो होता है मतलब कि जो दूसरा सदन होता है, यह दूसरा सदन किसकी अनुमति से बनता है, हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कोई राज्य है जो अपने राज्य में विधान परिषद का बनाना चाहता है तो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो मेरे साथियों, यहाँ पर यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है, किंतु यह जो शक्ति है यह शक्ति आपकी विधानसभा के पास।
ठीक है। विधानसभा यह बिल पारित करे कि हमारे राज्य में एक सदन और होना चाहिए जो होगा विधान परिषद के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद उस बिल को पारित करके वो भारतीय संसद के पास भेजती हैं और भारतीय संसद उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण करवा देती हैं। किंतु पहल जो है यह करनी होगी आपके विधान सभा को। तो प्रश्न क्रमांक 191 का सही उत्तर हो जाएगा विधान सभा। ठीक है मेरे साथियों, चले से अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्रमांक 191 का सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा। अब आ गए हम प्रश्न क्रमांक 192 पर। प्रश्न 192 हमसे ये कह रहा है, एक समिति है जिसका नाम है संथानम समिति। नाम क्या है? संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? यानी एक समिति थी जिसका नाम है संतानम समिति। उस संतानम समिति ने एक रिपोर्ट पेश करी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर किस एक कार्यालय यानी एक आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है। ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, तीसरा है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड और डी वाला ऑप्शन है खादी और ग्रामोदय आयोग। ठीक है। तो मेरे साथियों संथानम समिति जो है जिसकी स्थापना 1964 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1964 को संथानम समिति की स्थापना मतलब कि गठन हुआ था और अपनी रिपोर्ट भी इन्होंने 1964 को दी थी, जिसमें उन्होंने अपने रिपोर्ट के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, नाम आप लोगों ने सुना होगा CVC, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की बात की थी। और उसके पश्चात केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कर दी गई। किस रिपोर्ट के आधार पर? तो संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 192 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब प्रश्न ये उठता है साथियों कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? तो साथियों जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वह कर्मचारी अगर कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको भ्रष्टाचार से रोकने के लिए यानी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसके मुख्य आयुक्त हैं वर्तमान में संजय कोठारी। याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष या आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। तो प्रश्न क्रमांक 192 के राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चले मित्रों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या एक दलीय सरकार की एक आवश्यकता विशेषता है? आवश्यक विशेषता यानी कहा जा रहा है कि एक दलीय सरकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी हो। ठीक है। और आपको पता है कि मेरे साथियों की लोकतंत्र में दो पार्टियों का होना आवश्यक है कि उन दोनों के बीच ही तो चुनाव होगा और फिर जाके लोकतंत्र की स्थापना होगी। किंतु हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एक दलीय सरकार यानी एक दल की सरकार हो, किसी दूसरे दल ना हो। ठीक है। तो यह एक आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए? उसके लिए एक आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए? क्या एक दलीय सरकार बनने के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है, या न्याय की स्वतंत्रता आवश्यक है, या दोहरी नागरिकता आवश्यक है? मेरे साथियों ये जो आपके तीनों हैं यह एक दलीय सरकार के लिए नहीं है, ये द्विदल या अनेकों दल के लिए हैं। तो राइट आंसर डी वाला होगा जिसमें इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 193 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक साथियों, तो अब चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 194 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 194 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी का मतलब होता है स्टाम्प पेपर के ऊपर लगने वाला टैक्स। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी कहलाता है। ठीक है साथियों, अब प्रोमिसरी नोट्स किसे कहते हैं आप लोगों को मैं बता दूं। प्रोमिसरी नोट्स का मतलब होता है वचन पत्र।
ठीक है। शपथ पत्र, वचन पत्र, आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट में शपथ पत्र होता है, वचन पत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर आपके बहुत सारे एग्रीमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, शपथ पत्र का या फिर आपके वचन पत्र का, उसे कहते हैं प्रोमिसरी नोट्स। तो इसके ऊपर आपने देखा होगा पैसा देना पड़ता, वो आपको पत्र बनवाने के लिए। तो उसके ऊपर जो पैसा लगा, जो टैक्स लगा, यह टैक्स किसके अंतर्गत जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला टैक्स कौन लेगा, तो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है केंद्र सरकार 100%, यानी पूरा का पूरा टैक्स केंद्र सरकार ले लेगी। फिर कहा जा रहा है राज्य सरकार 100%, यानी पूरा का पूरा राज्य सरकार ले लेगी। फिर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 75% लेगी, राज्य सरकार 25% लेगी, यानी बांट देंगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 25 लेगी और राज्य सरकार 75 लेगी। तो आप मुझे बताइए आपके अनुसार क्या हो सकता है, इसका उत्तर होगा क्या कि इसके ऊपर जो लगने वाला जो टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, उस टैक्स को कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी, या दोनों आपस में बांटेंगे। अगर दोनों आपस में बांटेंगे तो किन किन रूपों में बांटेंगे, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका उत्तर का मैं इंतजार कर रहा हूं, मात्र 5 सेकंड का मैं आप लोगों को समय देता हूं। चले साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, राज्य सरकार 100%, यानी पूर्ण रूप से आपके राज्य सरकार ही इसके ऊपर लगने वाले टैक्स को ग्रहण कर लेगी। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 194 का राइट आंसर हो गया बी वाला। 195, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री, मतलब कि भारत के या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जरा ध्यान देना है, यानी वह प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, वह मंत्री भी हो सकते हैं, वह राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें ध्यान देना है। पहला कथन, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक कथन क्या है कि जो महानुभाव के बारे में हमें बताना, उन महानुभाव का जन्मदिन नवंबर में आता है। ठीक है, और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है, वो दिन राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरा, वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, यानी उनके द्वारा प्रौद्योगिकी संस्था तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। यानी वह जो महानुभाव हैं, उन्होंने भारत के पहले प्रौद्योगिकी संस्था और विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसकी स्थापना की थी। तीसरा, उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, उस सीबीएसई बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी उन महानुभाव ने कार्य किया है। तो अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों कथन हैं, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, यानी ये किस व्यक्ति के गुणों के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन है पंडित नेहरू, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरदार पटेल। ठीक है, आपके अनुसार क्या उत्तर हो सकता है, इसका क्या राइट आंसर होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। मेरे साथियों, मौलाना अबुल कलाम इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इनका जन्म आता है, जन्म दिवस है 9 नवंबर को। ठीक है, सॉरी 11 नवंबर को आपका इनका जन्म आता है। ठीक है, 11 नवंबर को ये अपना जन्म दिवस मनाते हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों विशेषताएं, ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 195 का राइट आंसर सी वाला। प्रश्न क्रमांक 196, भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए। यानी जो बजट की जो प्रक्रिया है, उसके कदमों के ऊपर ध्यान देना, मतलब कि उसकी सीक्वेंस को हमें जमाना है। क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ हमसे कि सही क्रम क्या है, यानी चारों सही है, बस इन चारों को सही क्रम में हमें जमाना है। तो पहला, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समिति द्वारा विचार की जाती है। दूसरा, बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। तीसरा, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव
लाया जाता है। चौथा, सदन में बजट पेश किया जाता है। तो मेरे साथियों इन चारों को हम सीक्वेंस से जमाते हैं। अब ये चारों जो कमेंट हैं, ये चारों कमेंट आपके बजट से संबंधित हैं, ठीक है। तो सुनो अब इसको कैसे अपन जमाते हैं। तो सबसे पहले तो बजट की प्रक्रिया शुरू होगी बजट के आने से, ठीक है। यानी चौथा जो है यह कह रहा है कि सदन में बजट पेश किया जाता है, बिल्कुल। तो सबसे पहले बजट पेश किया जाएगा, मतलब कि सबसे पहले चौथा पॉइंट नंबर 1 पर आएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे इन तीनों में देखेंगे, चारों में देखेंगे तो चौथा एक ही में है, वो है सी। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 196 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। पहले हम इसको जमा लेते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। उत्तर तो हमें मिल गया है, ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर होगा, किंतु हम इस पूरे प्रश्न को समझ लेते हैं। तो चलो, पहले सदन में बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। फिर इस बजट में अलग अलग विभागों के लिए तथा रेलवे के लिए अनुदान होंगे, यानी किस मंत्रालय को या किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। अब वह अनुदान की जो मांगी होगी वह स्थायी समिति के पास जाएगी, यानी विचार करने के लिए भेजा जाएगा कि हाँ इतना पैसा देना सही है कि गलत है। तो आपका जो सेकंड है वह नहीं, एक्चुअली ये होगा कि बजट जब पेश कर दिया जाएगा तो पहले उसके अंदर जो बजट है उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, उसके सिद्धांतों को, उसको नीतियों पर चर्चा होगी। तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा दूसरा, यानी चौथे के बाद आ गया दूसरा। फिर उसके बाद आपके रेलवे तथा जितने भी अलग अलग जो विभाग हैं उन विभागों के अनुदान की मांगे स्थायी समिति के पास भेजी जाएगी कि किसको कितना पैसा देना उचित होगा। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा पहला, और उसके पश्चात लास्ट स्थान पर आएगा लोकसभा में कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती का प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि विपक्ष ये कहता है कि नहीं, आपको इस क्षेत्र में इतना पैसा देना सही नहीं है, आपको यहाँ से पैसा काटिए, ठीक है, उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब इसकी जो पूरी सीक्वेंस है वो पूरी सीक्वेंस किस रूप में है, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक 196 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, ठीक साथियों। चले जी, अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 197, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी, ठीक है। आप में से अधिकांश बच्चों ने क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और आप में से अधिकांश ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें भी हैं और उन 5 क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रशासन की दृष्टि से 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है उत्तर परिषद, मध्य परिषद, पूर्व परिषद, पश्चिम परिषद और दक्षिण परिषद। यानी 4 तो दिशाओं के आधार पर हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, और एक हो गई मध्य, बीच वाली। तो कुल 5 परिषद हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखो, उत्तरी परिषद में हो सके तो इसको लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। उत्तरी परिषद में शामिल होती हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। उत्तरी परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल होते हैं। मध्य जो परिषद होती हैं इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मध्य परिषद में कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। जबकि अगर हम बात करें पश्चिमी परिषद की, तो पश्चिमी परिषद में शामिल होते हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर हवेली। कौन कौन पश्चिमी परिषद में? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर हवेली। जबकि पूर्वी परिषद की अपन बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आपके पूर्वी परिषद के हिस्सा हैं। अब लास्ट में बच गया दक्षिणी परिषद। दक्षिणी परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी। दक्षिणी परिषद में आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं। ठीक है, तो अब ये हो गए 5 क्षेत्रीय परिषद। अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके तहत हुआ? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत,
क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो 197 का उत्तर आप सभी मुझे दीजिए, तुरंत दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप पहले आप उत्तर दे दीजिए, 3 से 4 से 5 सेकंड आपको मैं समय दे रहा हूं, ठीक है। आप उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर दीजिए कि ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला या डी वाला। अगर साथियों आपने क्षेत्रीय परिषद अधिनियम की तरफ चुनाव किया है तो आपने गलत चुनाव किया है, ये गलत है। ये वाला भी गलत है, ठीक है। ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। राइट आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था, और डॉक्टर फजल अली ने ही आपके 5 क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बाद की थी, और 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही हुई है। क्लियर साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 197 का राइट आंसर सी वाला। चले साथियों, अब बात करेंगे निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। संविधान में नहीं है तो वित्त आयोग का उल्लेख है, लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है, चुनाव आयोग का उल्लेख है, किंतु राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह कानून के द्वारा निर्मित की गई एक संस्था है जो कि बनी थी 1993 में। कब बनी थी? 1993 में इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1993 को हुआ था। तो प्रश्न क्रमांक 198 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, ठीक है साथियों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 199 की तरफ। टू द पॉइंट है, ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? स्थानीय शासन में एक नगर निगम होता है, कंसेप्ट होता है नगर निगम का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा नगर, कौन सा शहर सर्वप्रथम नगर निगम बना था? ऑप्शन है बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता या मद्रास, ठीक है। तो मेरे साथियों, अगर आप सभी लोग ये बोलोगे सर बॉम्बे सबसे पुराना नगर निगम है, तो गलत है। इलाहाबाद भी गलत है, कोलकाता भी गलत है, जबकि मद्रास यानी वर्तमान में चेन्नई इसका सही उत्तर है। 1687 में अंग्रेजों ने मद्रास को आपका नगर निगम घोषित किया था, और भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास ही है। तो प्रश्न क्रमांक 199 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी मद्रास। चले अब चलते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी 200 क्वेश्चन पर, ठीक है। सिलेटी भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? यानी सिलेटी भाषा जो है, यह सिलेटी भाषा किस भाषाओं की एक बोली मानी जाती है? ऑप्शन है सिंधी, बंगाली, उड़िया या पंजाबी। तो मेरे साथियों, ये जो सिलेटी भाषा है यह आपके बंगाली जो भाषा है इसकी एक बोली मानी जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 200 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है साथियों। चले जी, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भारतीय संविधान की मेगा सीरीज की। अभी यह मेगा सीरीज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने 200 प्लस क्वेश्चंस की बात की थी। अभी इस मेगा सीरीज में और भी क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बनते हैं और आपकी तैयारी को पुख्ता करेंगे, ठीक है साथियों। तो अगर आप सभी लोगों को यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथियों, हम सुबह 11 बजे भारत के भूगोल की कक्षा पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर भूगोल की कक्षा को लीजिएगा, और शाम को 6 बजे हम संविधान की कक्षा पढ़ते हैं। तो जो मेरे नए साथी हैं और जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे तुरंत शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही शिक्षा ओशन पर वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं कल सुबह 11 बजे भूगोल की कक्षा में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।